खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जीतन राम मांझी मिलने गए अमित शाह से। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे भी कुछ केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो विस्तार हो रहा है वो अपने मंत्री बनने के पक्ष में कुछ उनसे मुलाकात करने गए हो या और कुछ बातें हो सकती हैं? जीतन राम मांझी का नाम लेकर के आपने बिहार से दिल्ली तक हिला दिया, क्योंकि एनडीए में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी दो ऐसे कड़ी हैं जिनकी जरूरत दोनों को है। जीतन राम मांझी ने बिहार में भी प्रेशर बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा था जब उनके बेटे को मंत्री बना दिया, उसके बाद जीतन राम मांझी प्रेशर बनाने लगे एक मंत्री पद और एक एमएलसी पद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रंजीत झा। आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि जल्द ही केंद्र कैबिनेट में विस्तार होने वाला है और इस विस्तार को लेकर कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। और अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार से भी कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है कि कौन से नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, कौन से नेता नहीं होंगे। इसे लेकर के लगातार नेताओं का दिल्ली जाना आना सिलसिला जारी है और कई तरह की राजनीतिक गलियारों से बातें सामने आ रही हैं। आज हमारे साथ रंजीत झा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि बिहार में केंद्र में जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है उसमें बिहार की कितनी भागीदारी होंगी, कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में भाग ले सकते हैं। सर बताइए फिर कि बिहार में जिस तरीके से सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है, लगातार मंत्री दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में मुलाकात हो रही है केंद्रीय मंत्रियों से, तो किस तरीके से आपको लगता है कि कौन कौन से नए चेहरे हैं इस बार जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जा सकते हैं? रुचिका, सबसे वाजिब सवाल आपने पूछा है कि चेहरे कौन कौन से होंगे। जी। दरअसल है क्या कि इच्छा सबकी होती है कि केंद्र में जगह मिल जाए। इस वजह से छोटे छोटे दल बनते हैं, फिर उन दलों की भागीदारी जिस हिसाब से राज्य में दिखाई जाती है फिर वही प्रभाव दिल्ली तक पहुंचता है। दिल्ली जाकर के लोग दंडवत होते हैं, पैरवी करते हैं, फिर जो है एक रास्ता निकलता है कि मंत्री कौन बनेगा। इस बार सबसे बड़ी बात है, इससे पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि जेडीयू की भागीदारी इस बार होगी, क्योंकि खुद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के आरसीपी सिंह ने यह स्पष्ट किया था कि प्रधानमंत्री के कैबिनेट में बिहार से जेडीयू से खास करके कई चेहरे शामिल होंगे और मजबूत हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता तो तब तक तो शामिल हो गए होते। अगर आप याद करें 2014 की जो मोदी कैबिनेट थी, 17 में जब महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो करके फिर से वहाँ पे केंद्र में मोदी सरकार के साथ मिले, वहाँ बिहार में एनडीए की सरकार बनी, वहाँ जाकर के ऐसा लगा था कि अब केंद्रीय कैबिनेट में भी तोहफा मिल सकता है। लेकिन उस वक्त भी यही कहा गया कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक लोगों को हम शामिल करेंगे। नीतीश कुमार ने उस वक्त मना कर दिया, बोले मेरा समर्थन तो है लेकिन हम शामिल नहीं होंगे। उसके बाद जब 2019 में दोबारा से चुनाव हुआ, तब तो दोनों साथ में ही चुनाव लड़े थे, वहाँ भी बहुमत की सरकार आई एनडीए की और बीजेपी संपूर्ण बहुमत, कोई दिक्कत नहीं है कि प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस बार भी वही होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे। दरअसल हुआ क्या कि नीतीश कुमार ने फिर मना कर दिया और इस बार यह चर्चा है कि जब पूरा माहौल बदला है, माहौल को लेकर भी हमने चर्चा की थी, लोगों को बताया था कि दरअसल है क्या कि केंद्रीय कैबिनेट में 57 लोग से ये बना था। 19 का कैबिनेट, मोदी कैबिनेट में 57 चेहरे थे। 4 लोगों के हट जाने के बाद, जिसमें से 2 लोगों का निधन हो गया और 2 दलों ने साथ छोड़ दिया। एक शिवसेना महाराष्ट्र, जिन्होंने मोदी कैबिनेट का साथ छोड़ दिया। उसके बाद जाकर के ये शिरोमणि अकाली दल पंजाब, वहाँ से भी मोदी सरकार से उनकी भागीदारी खत्म हो गई। उन्होंने किसान बिल को लेकर के विरोध किया और कहा कि हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं, हम किसानों के साथ हैं। तो जो हरसिमरत कौर थी, मंत्री थी, वो हट गई और वहाँ से भी शिवसेना का भी अलगाव हो गया। अब बचता क्या है कि रामविलास पासवान का तो निधन ही हो गया लोजपा से। उसके बाद एक सुरेश अंगारी थे, उनका भी निधन हो गया। तो ऐसे में 4 चेहरे तो कम हो गए, 53 लोगों का कैबिनेट है। अगर रुचिका हम तुलना करते हैं खास करके 2014 की कैबिनेट से, तो 45 सीटों से ये शुरू हुआ था और बढ़ते 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 2 बार विस्तार करके 78 तक पहुंचा दिया गया। तो उम्मीद तो इस बार भी कर सकते हैं विस्तार तो होगा। 53 लोग हैं तो और लोग बढ़ सकते हैं, 78 ना सही 65 सही 67 सही। तो बिहार की भूमिका क्या होगी? जेडीयू ने दावा ठोक दिया है और चर्चा तो शुरू में यह चल गई थी कि जेडीयू से 5 चेहरे जाएंगे, लेकिन ये संभव तो है नहीं। वर्तमान तौर पे देखें तो बिहार से अभी टोटल
6 लोग थे, जिसमें रामविलास पासवान को अगर साइड कर दें तो 5 लोग बचते हैं, अभी केंद्रीय कैबिनेट में हैं, शामिल हैं। सहयोगी दल कोई नहीं है, सब बीजेपी के हैं। तो ऐसे में अब जेडीयू से कौन कौन जाएगा, इस पे हमने चर्चा की थी, लोगों से बताया भी था, अपने दर्शकों को भी समझाने की कोशिश की थी कि 3 चेहरों के नाम सामने आते हैं। 2 चेहरे जो है वो सार्वजनिक रूप से सत्य ही समझिए, क्योंकि नीतीश कुमार के काफ़ी करीब हैं। आरसीपी सिंह की बात कर लें या ललन सिंह की बात कर लें, उनका नाम आता है। और तीसरा चेहरा जो है वो संतोष कुशवाहा का आता है, जेडीयू से ही, पूर्णिया के सांसद है। तो इन तीनों का नाम आता है। ऐसे में क्या होगा कि 3 चेहरे, अब नीतीश कुमार दिल्ली भी गए, आंखों का इलाज कराने गए थे, तो वहाँ पे जाकर के खैर उनकी क्या बात हुई, टेलीफोनिक बातचीत हुई होगी या मुलाकात की होगी, सार्वजनिक तो नहीं हो पाया, दिखा यही कि वो आंखों का ऑपरेशन कराने गए। तो 3 चेहरे ऐसा लगता है, लेकिन पूरा का पूरा ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और उसमें तय होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो शायद ही बीजेपी के 3 चेहरे की बात मान्य हो, 2 पे मुहर लग सकती है। ये तो जेडीयू की बात है। अभी खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जीतन राम मांझी मिलने गए अमित शाह से, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे भी कुछ केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो विस्तार हो रहा है वो अपने मंत्री बनने के पक्ष में कुछ उनसे मुलाकात करने गए हो, या और कुछ बातें हो सकती हैं? बिल्कुल रुचिका, जीतन राम मांझी का नाम लेकर के आपने बिहार से दिल्ली तक हिला दिया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिहार में उनकी भूमिका कितनी मजबूत है इस वक्त, क्योंकि एनडीए में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी 2 ऐसे कड़ी हैं जिनकी जरूरत दोनों को है। अगर ये दोनों अभी साथ छोड़ दें तो बिहार के एनडीए में खास करके सरकार बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में जीतन राम मांझी ने बिहार में भी प्रेशर बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा था, जब उनके बेटे को मंत्री बना दिया गया, उसके बाद जीतन राम मांझी प्रेशर बनाने लगे, एक मंत्री पद और एक एमएलसी पद हमको और चाहिए। नीतीश कुमार शून्य से रहे, मान नहीं रहे। अब क्या हुआ कि जैसे ही यह चर्चा चली है कि केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और बिहार से कई चेहरे शामिल हो सकते हैं, बात बीजेपी के भी करेंगे हम, लेकिन पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। खास करके आज हमारे संवाददाता ने हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान से बात करने की कोशिश की। वो ऑडियो भी हम कहेंगे कि अपने एडिटर्स को सुना दें उस दौरान, और उस ऑडियो में जो भी है कि उससे गोलमोल सी बातें हैं। ऐसा लगता है कुछ तो पक रहा है, खिचड़ी पक रही है। तो पहले आप ये कह दें कि ऑडियो जो है वो सुना दिया जाए। ऑडियो सुना दिया जाए ताकि सब चीज़ क्लियर हो जाए कि क्या सच में ऐसा होने वाला है या अभी कयासें ही लगाई जा रही हैं। हाँ भैया, कह रहे हैं कि जो मांझी जी वहाँ दिल्ली में मुलाकात हुई अमित शाह से, हाँ हाँ हाँ, तो खबरें आ रही हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर में भी शामिल होंगे। ये हमको आइडिया नहीं है, ये तो अब वो अमित शाह जी बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो मुलाकात हुई इसके आधार पे तो जो वायरल हो रहा है सब पता चल रहा है। ये हो सकता है, हमको आइडिया नहीं है इसमें। जी। ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जो तय करे। हाँ, मतलब वो ही तय कर सकते हैं क्या करना। हाँ 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 हाँ। अब ये कितना मुलाकात जाना की है वजह क्या हो एयरपोर्ट? सकता है? चलिए मम्मी, चिट्ठी बन गया हेलो, अंदर। हाँ तो ये मुलाकात का वजह क्या कारण होगा वहाँ जो मुलाकात हुई? हेलो, हेलो, मुलाकात का वही कारण था, निजी क्षेत्र में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, यही सब। अच्छा अच्छा, ठीक ना? जी ठीक, कितने बजे आएंगे? ठीक। अब रुचिका, ये ऑडियो दर्शकों ने सुना है। अब हम इसमें तर्क बताते हैं। मैंने कहा कि बिहार में मुश्किल है, बिहार को बचाए रखने के लिए क्या केंद्र से गिफ्ट मिल सकता है, क्योंकि एनडीए नहीं चाहती है, खास करके भाजपा नहीं चाहती है कि जिस तरह से वो राज्य से हाथ धो बैठ रही है, कई राज्यों में उनकी सत्ता छिनती जा रही है। तो ऐसे में बिहार कम से कम बचा रहे तो अपने सहयोगियों को खुश रखना पड़ेगा। केंद्र में उनके 2 सहयोगी ऐसे ही निराश होकर चले गए। जेडीयू है भी तो कैबिनेट में अभी तक शामिल नहीं है। तो ये जरूरी है, जरूरी नहीं है कि आप अगर केंद्र में बहुमत है तो आपका राज्य जो है वो सुरक्षित है। राज्य के किले में तो सेंध लग के जा रही है ना। तो राज्य के किले को अगर मजबूत रखना है तो करना क्या होगा कि सहयोगियों को खुश रखना पड़ेगा। अब जीतन राम मांझी वहाँ गए हैं। जीतन राम मांझी के साथ मजबूरी क्या है रुचिका, कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बिहार का मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में अब वो डिप्टी सीएम नहीं बन पाते हैं, क्योंकि अब उनके ओहदे से छोटा हो जाता है। अब वो मंत्री नहीं बन पाएंगे। ऐसे में उनके लिए 2 ही विकल्प बचता है, या तो उन्हें राज्यसभा ऑफर कर दिया जाए, या नहीं तो फिर जो है दिल्ली अगर भेजा जाए तो स्वाभाविक तौर पर राज्यसभा जब तक भेजा नहीं जाएगा तब तक वो केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री बना दिया गया तो कहीं ना कहीं से उनको अरेंज करके राज्यसभा भेजा जाए। जो अमित शाह से दिल्ली में इनकी मुलाकात हुई है
अपने बेटे को भी लेकर के गए थे। वहां जाकर के उन्होंने शायद यही पैरवी की है, हालांकि ये सूत्रों से जानकारी मिलती है। और जब दानिश रिजवान की हम बात को सुनते हैं तो उन्होंने भी यह स्पष्ट किया है ऑडियो में कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, उन्हें आइडिया नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जो तय करेंगे वही होगा। अगर ऐसा होता है तो जीतन राम मांझी अगर डिप्लोमेसी करने में जो होता है, पॉलिटिक्स में जो सियासत बिहार का है उसे हवाला देते हुए समझाने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि जीतन राम मांझी को कोई तोहफा मिल जाए, या तो वो राज्यसभा सदस्य बन जाए, या नहीं तो फिर जो है वहाँ पे मोदी सरकार उन्हें बिहार में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उनके लिए कुछ सोचे, क्योंकि बिहार में कुछ ऐसा है नहीं। तो केंद्र में मंत्री बनने के लिए जो है ये तर्क जो है बिल्कुल सॉलिड लगता है कि जीतन राम मांझी अगर बिहार में कोई खेल ना करें और बिहार में एनडीए खास करके भाजपा सरकार बचाए रखना चाहे, तो ये हो सकता है कि जीतन राम मांझी को कोई तोहफा मिल जाए। तो दिल्ली में समझ लीजिए राज्यसभा प्लस केंद्र में मंत्री पद, और वो इसलिए भी होगा क्योंकि जीतन राम मांझी की अमित शाह से लगातार कोशिश के बाद मुलाकात हुई है। बात तो रखे ही होंगे, नीतीश कुमार भले बिहार में मना करते हैं लेकिन मांझी को खुश रखने की कोशिश हो सकती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से मांझी मिल भी रहे हैं तो उससे लग रहा है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक ही रही है। बिल्कुल, इसमें अभी जो खिचड़ी तो पक ही रही है, साथ ही साथ देखिए ना, जब नीतीश कुमार दिल्ली गए तो चर्चा यह चली कि नीतीश कुमार गए हैं पशुपति पारस के लिए बैटिंग करने के लिए, उनकी पैरवी करेंगे कि अगर एलजेपी में टूट हुई है तो आरोप तो जेडीयू पे ही लगा था। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरीके से एलजेपी में भी टूट हुई है, ठीक है, और जहाँ एक तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ, यानी मेरे भगवान राम मोदी जी हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में क्या एलजेपी में चिराग पासवान को मौका मिलेगा या पशुपति पारस को मौका मिलेगा? दरअसल अब तो एलजेपी दो गुट में बट गई है, इसलिए आपने यह सवाल भी किया है कि चिराग पासवान या फिर पशुपति पारस। अब जरा ये देखिए रुचिका कि चिराग पासवान ने जो है एक चेतावनी बीजेपी को दे दी है। उन्होंने कहा कि जब उनके भक्त हनुमान का वध हो रहा है तो भगवान राम चुपचाप देख कैसे रहे, ये कैसे देख सकते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के कहने पर ही हमने इतने सारे कैंडिडेट उतार दिए, नीतीश कुमार के खिलाफ भी उतार दिए, अगर हम पूरे के पूरे सीट पर अगर कैंडिडेट उतार दिए होते तो शायद बीजेपी को भी इतनी सीटें नहीं आती। उन्होंने खुले तौर पर एक चेतावनी दे दी। उसके बाद यह हुआ कि कैबिनेट विस्तार जो कहा जा रहा था कि जून के आखिरी में ही हो जाना है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार थोड़ा सा धीमा पड़ गया। अब यह कहा जा रहा है कि जुलाई में कभी भी हो सकता है। तो यह देखा जा रहा है कि 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती है, उस दिन वो संघर्ष यात्रा निकालने वाले हैं चिराग पासवान। अगर चिराग पासवान संघर्ष यात्रा निकालेंगे तो उसमें वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे, वो देखा जाएगा। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि जो पारस का गुट है, उनके चाचा का जो गुट है, वो भोज देने वाले हैं 5 जुलाई को, करीब करीब 10,000 से अधिक लोगों को वो खाना खिलाने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में शक्ति प्रदर्शन होगा कि किसमें कितना दम दिखता है, तो इस पर तय होगा। हालांकि नीतीश कुमार या जेडीयू पे यह आरोप लगा, खास करके कि जेडीयू के नेताओं पे, कि उन्होंने लोजपा को तोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से लोजपा टूट गई। तय तो यह भी था कि 16 तो सांसद इनके हैं जेडीयू के, ये 5 जो बागी हुए इनको भी अपने में विलय करवाने वाले थे ये, क्योंकि 5 लोगों का विलय हो जाने से सदस्यता नहीं जाती, किसी की नहीं जाती, सब लोकसभा सांसद रहेंगे, जेडीयू का ठप्पा लग जाता तो 21 हो जाता। केंद्र में कैबिनेट में भागीदारी बढ़ जाती, 21 सांसद प्लस राज्यसभा 26। जब 26 लोगों का जो मजबूत यह चीज़ वहाँ पे दिखेगा तो स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री को यह सोचना पड़ेगा कि क्या करें इन लोगों का। अभी फिलहाल तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बीजेपी ने बीच में अड़चने डाल दी हैं। उन्होंने होल्ड पे डाल दिया पारस को भी, उन्होंने होल्ड पे डाल दिया चिराग पासवान को भी। 5 जुलाई का इंतजार है कि अगर यह देखी जाएगा शक्ति प्रदर्शन में किसमें कितना दम है, उसके बाद तय होगा कि रास्ता क्या निकले। तो उस रास्ते का ही इंतजार हो रहा है कि वो रास्ता अगर निकल जाएगा तो फिर फैसला हो सकता है। दरअसल यहाँ दिखिए रहा है कि जनता ज्यादातर चिराग पासवान को सपोर्ट कर रही है, और अगर सत्ता की बात करें तो सत्ता पशुपति पारस को सपोर्ट कर रहा है। तो फिर इस बीच में नरेंद्र मोदी का क्या फैसला हो सकता है? फैसला देखिए रुचिका है क्या, जनता जब वोट दे देती है उसके बाद उनका रोल खत्म हो जाता है। उनकी जनता के पास बस उम्मीदें होती हैं, पूरा खेल सियासतदान करते हैं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो नफ़ा नुकसान देखते हैं, जात समुदाय सब देखते हैं, वही तय करते हैं करना क्या है। दरअसल है क्या कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो इनका परिषद है, राष्ट्रीय परिषद है चिराग पासवान का, उन्होंने जब बैठक की थी दिल्ली में,
इसमें 50 से अधिक लोग शामिल हो गए थे। लेकिन जब पशुपति पारस जब खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर रहे थे तो उस वक्त महज 9 लोग थे, जिसमें से 5 सांसद थे। कुछ लोग जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। ऐसे में इनके बातों की तो प्रमाणिकता ही नहीं है कि कितने लोग हैं। असली तौर पे अगर देखा, जैसा कि आपने कहा कि जनता चिराग पासवान को चाहती है, जनता वाकई में चाहती है। और चिराग पासवान के साथ अगर राष्ट्रीय परिषद के सारे सदस्य लोग जो हैं 77 लोगों की उनकी टीम होती है, जिसमें से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, फिर अलग अलग प्रकोष्ठ होता है, हर एक प्रकोष्ठ का अपना अपना अध्यक्ष होता है, वो सारे लोग शामिल होते हैं। वो तय करते हैं कि किसको क्या करना है। मामला कोर्ट चुनाव आयोग जाएगा तो उम्मीद है कि चिराग पासवान के हक में ही फैसला होगा। सिर्फ ये संसदीय दल के नेता इसलिए बन सकते हैं क्योंकि उन्होंने 5 सांसदों का समर्थन पाया, लेकिन पार्टी उन्हीं की रहेगी। ये ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि चिराग और पारस में से अगर तय होगा तो कोई एक बनेगा। अब बात है इसमें आप जोड़ सकते हैं कि बीजेपी का क्या होगा। तो अभी जो मैंने बताया कि 5 लोग शामिल हैं, पिछले बार की अगर तुलना करें तो 2014 वाले कैबिनेट में 9 सदस्य थे बिहार से जो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुए थे। उसमें से रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा तो बाद में तो अलग ही हो गए, और रामविलास पासवान अभी इस दुनिया में है नहीं। तो ऐसे में तो गुंजाइश बढ़ रही है। और उस वक्त 31 सांसद थे बिहार से, इस बार 39 हैं, सिर्फ जेडीयू और बीजेपी को मिला करके। तो 39 सांसदों का कुछ तो फायदा होगा। लोग तर्क देते हैं कि यूपी में आगे चुनाव है, वहाँ के सामाजिक समीकरण को देखना है, वहाँ के समीकरण को समझेंगे, उसके बाद ही जो है यह मामला क्लियर हो पाएगा कि किसको क्या तोहफा दिया जाए। लेकिन बिहार की भागीदारी मजबूत होगी। तो जिस तरीके से अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, तो इसका क्या असर यूपी के चुनाव पे भी पड़ सकता है? क्योंकि मोदी सरकार, अभी जैसे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे, और अगर यहाँ पे सही लोगों के चयन नहीं होते हैं तो इसका असर जनता अगर देखेगी तो उसका यूपी चुनाव पे भी असर पड़ सकता है क्या? दरअसल यूपी चुनाव पर असर डालने के लिए ही कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा। यूपी चुनाव है तो वहाँ के जाति विशेष समुदाय को खुश रखना होता है, क्योंकि जब हम लोग केंद्रीय कैबिनेट में कोई चेहरा ढूंढते हैं तो उस वक्त सब कुछ देखना पड़ता है। उनका कद कितना बड़ा, ओहदा कितना बड़ा, इसके बाद जो चेहरे शामिल हो रहे हैं उनका जनता के बीच कितनी पकड़ है। अब बीजेपी में तो लगातार ये चीज़ देखा गया कि पब्लिक जो फिगर होते हैं या पब्लिक के जो पसंद होते हैं उन्हीं को वो लेते हैं ज़्यादातर। आप 2019 के चुनाव में भी देख लीजिए कि ज़्यादातर अभिनेताओं को भी मौका दिया गया बीजेपी की तरफ से। तो वो चाहते हैं कि जिन्हें लोग पब्लिक पसंद करती है वो उन्हें ही वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल, ये आप कई उदाहरण से समझ सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति जब चुने गए थे रामनाथ कोविंद, कोई नहीं जानता था। या कई राज्यों में जब मुख्यमंत्री थोपे गए बीजेपी की ओर से, कोई नहीं जानता था। इस वक्त अगर हम यूपी में भी देख लें, इलेक्शन है, तो ये सारे समीकरण को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर बिहार से बीजेपी नेताओं की बात करें कि अब और कौन जाएगा, क्योंकि सिर्फ बीजेपी के सदस्य हैं 5 लोग, 3-4 लोग अगर शामिल होते हैं, 2 लोग जेडीयू से हो सकते हैं और एक अगर मांझी पे मुहर लगाएं, मुश्किल है लेकिन संभावनाएं हैं। तो संभावना लोग मान के चलता है, वो हो गया। उसके बाद आप 2 लोगों को जोड़िए बीजेपी से, सुशील मोदी या संजय जायसवाल में से कोई एक। सुशील मोदी को राज्यसभा इसलिए भेजा गया क्योंकि वो डिप्टी सीएम बन के बहुत खुश रहते थे बिहार में, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम, उनके जगह पे 2 लोगों को डिप्टी सीएम बना दिया गया बिहार में, और वो दिल्ली चले गए, उन्हें राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। अब यह उम्मीद जताई जाती है कि सुशील मोदी को थोड़ा सा और गिफ्ट मिल सकता है, उन्हें जो है मंत्री बनाया जा सकता है केंद्र में। इसके साथ ही साथ यह भी चर्चा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के बीजेपी के, संजय जायसवाल बेतिया से सांसद भी हैं, वो लगातार जीतते भी रहे हैं, और जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसको जो है कहीं ना कहीं तोहफा तो जरूर मिलता है। तो नित्यानंद राय को आप देख सकते हैं जो पिछले बार के थे, तो उन्हें भी बनाया गया, केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं। तो ऐसे में इस बार जो है सुशील मोदी, संजय जायसवाल, इन दोनों का नाम हाँ चल रहा है। एक मांझी का नाम हो सकते हैं। कुल रूप 3 आपने ये देखा, उधर से 3 जोड़िए 6, लेकिन ये 6 चेहरे तो हैं। अंतिम मुहर यह भी हो सकता है रुचि का कि अगर यूपी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया तो बिहार से सुशील मोदी या संजय जायसवाल में से कोई एक, आरसीपी सिंह, ललन सिंह में से कोई एक, और संतोष कुशवाहा की चर्चा बहुत जोरों से चल रही है कि उन्हें अब क्यों नीतीश कुमार आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अलग से जब एक अलग विश्लेषण की जरूरत है इसके लिए, कि वो विश्लेषण हो तो समझ में आएगा कि संतोष कुशवाहा को क्यों आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कुर्मी प्लस कुशवाहा यानी लव कुश की जोड़ी को फिर से केंद्र में भी देखना चाहते हैं। तो ये हो सकता है कि एक वजह हो सकती है कि लव कुश समीकरण पर नीतीश कुमार बहुत ध्यान देते हैं। तो आरसीपी सिंह कुर्मी हैं, और इसके बाद ये कुशवाहा हो गए, संतोष कुशवाहा। तो इस 2 हो गई ये।
एक हो गए उधर से, अगर एक माझी पे मुहर लग जाए तो 4 चेहरे जा सकते केंद्र हैं। में जा सकते ये कुल मिलाकर के पूरा समीकरण अगर समझा जाए तो यही स्थिति है कि 39 सांसदों का दबदबा अगर वहाँ दिखता है, जेडीयू का दबदबा दिखता है तो ये हो सकता है। लेकिन मांझी अगर यहाँ बिहार में परेशान करना शुरू कर देते हैं मुकेश सहनी के साथ मिल करके, तो फिर जीतन राम मांझी के लिए रास्ते बनाए जा सकते हैं। अमित शाह से मुलाकात का एक मतलब यह भी हो सकता है, भले ही वह लाख कहें कि आरक्षण पे बात करने गए थे या अन्य अलग अलग मुद्दों पे बात करने गए थे, तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गए थे तो कारण यह भी होगा कि उन्हें शायद राज्यसभा भेज करके केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। बना। जी जी बिल्कुल। हाँ, क्या कहें? तो ये आपने समझा कि बिहार से कौन कौन से चेहरे केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। खास करके जीतन राम मांझी का नाम चौंकाने वाला है। उनकी चर्चा अगर हो रही है तो शायद इस बातों में भी कुछ दम होगा ही। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि कौन कौन लोग शामिल हो पाते हैं। तो आज हमने रंजीत झा से बात किया, उन्होंने कई तरह की बातें बताई जो सियासी घमासान चल रहा है और जो कयासें लगाई जा रही हैं, उन सब बातों पे आज हमने चर्चा किया। खैर, आने वाला वक्त ये बताएगा कि किस तरीके से आगे मंत्रिमंडल में विस्तार होता है, कौन कौन से बिहार के ऐसे चेहरे हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी की बात लगातार की जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए गए हैं, अमित शाह से उनकी मुलाकात हो रही है, तो इस बात पे कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और भी तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार। नमस्कार।